पहली बार सुने ओके चलो अच्छा। जिन्होंने मेरे को पहले सुना है तो उनको पता होगा कि मैंने कहानी जो सुनाई थी उसका मैंने सीक्वल लिखा है। ओके, तो पहली कहानी थी ठक ठक, दूसरी कहानी है जिसका टाइटल है अनकही किस्से अनकहे दर्द। पता है, मैंने सबसे प्यारी चीज़ हूँ, सबसे दुलारी कई जब पहली बार नज़र मिलती है, दिल धड़कता है तो सबसे पहले मुझे पता चलता है। जब दिल टूटता है तो दिल टूटने की आवाज़ भी मुझे ही मालूम पड़ती है और आंसू भी मुझ पे ही गिरते हैं। कई अनकहे किस्से बस मैं ही देख पाती हूँ, कई अनजाने राज बस मेरे अंदर ही दबे रह जाते हैं। क्या समझे? पिल्लो, टेडी बेयर, नाना। मुझे ना ये जनरेशन के लोग है ना थोड़ा ओल्ड स्कूल मानते हैं। एक्चुअली ये जनरेशन थोड़ा स्मार्ट है और मैं थोड़ी सी लिबरल। हाँ, मैं एक डायरी हूँ और मुझे इस्तेमाल करने वाले काफ़ी कम लोग बचे इस दुनिया में। मैं तो सोचती हूँ कि जो लिखते हैं, जो समझते हैं, उनसे कहूँ, उनको बताऊँ कि भाई मोर्चा निकालो, गेट इनटू द हैबिट्स ऑफ राइटिंग, ये नारा लगा दो। पर डायरी जो लिखते हैं, उनका किसी को जानना हो, पहचानना, तो उनका डायरी ले लेना। उस डायरी में कई सारे खास पल मिलेंगे, कुछ अनजाने राज मिलेंगे, तो सब कुछ खास मिलेगा और हर पल में कुछ ना कुछ पास मिलेगा। क्या बात। मैं हूँ एक डायरी और मैं आज आपको एक कहानी सुनाने चाहती हूँ। मैं ना मधु की सबसे फेवरेट डायरी और मैं हर पल उसके साथ रहती हूँ, कॉलेज हो या कैंटीन, हर समय उसके साथ रहती हूँ। ये डायरी ओके, आई एम गेटिंग फॉर्मल। बहुत सारे राज मेरे अंदर दबे रह गए, एक राज वो भी था जो मेरे अंदर है गया। उस दिन जब मैं हर पल उसके साथ रहती थी, उस दिन भी उसके साथ थी, क्लास के उस कोने में जब वो एक कोने से दूसरे कोने में भाग रही थी, चिल्ला रही थी, चीख रही थी, खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी और मैं बेबस होकर उसको सुन रही थी। मैं चाहती थी कोई आए उसको मदद करे जब उसके साथ ज़बरदस्ती हो रही थी। मैं उस पल उसके साथ ही हमेशा थी। मधु उस पल में वहाँ से निकली, खुद को बाहर किया और घर आ गई। घर आते ही सबसे पहले उसने बैग से मुझे निकाला, कांपते हाथों से पेन उठाया, पन्ना पलटा और बस ये लिखा, मेरा भरोसा टूट गया, टूट गई मेरी हिम्मत, टूट गया मेरा सब कुछ। मेरे अंदर ना हौसला बचा है और ना जीने की उम्मीद। ये लिखते वक्त मैं मधु को टूटते हुए देख रही थी, हर पन्ने में, हर लफ्ज में उसको बिखरते हुए देख रही थी। एक पल के बाद उसने सोचा कि मेरी जिंदगी खत्म कर देती हूँ। फिर कुछ पल बाद उसने सोचा कि मैं बुज़दिल नहीं हूँ, भले ही मेरे जिस्म पे ये निशान आए हैं, भले ही मेरे अंदर एक डर बन गया है, पर मैं बुज़दिल नहीं हूँ कि मैं ज़िंदगी ख़त्म कर दूँगी। मुझे आगे बढ़ना है, अपने शर्तों पे ज़िंदगी जीना है। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या। और ऐसे ही करते करते मधु की हिम्मत बढ़ी और ये देखते देखते वो खुद को सिमटने लगी। पहले शुरुआत में कमरे में खुद को बंद रखती थी, फिर धीरे धीरे करते वो रूम से बाहर निकलने लगी, लोगों से बातें करने लगी। और मैं मानती हूँ ये सारी चीज़ें उसके अंदर है ना, वो सिमटी हुए, सहमी हुई है। वो डर है बाहर नहीं निकलने की, पर कोशिश करती है वो खुद को आगे रखने की, खुद में हिम्मत बनने की। और ऐसे ही करते करते इस हादसे को 1 साल गुजर गया। ये 1 साल के बाद मधु पहले की तरह कॉलेज जाने लगी, पहले की तरह वो सजने संवरने लगी, अपने ही पहनावे को बड़ी कॉन्फिडेंटली लेके चलने लगी और दोस्तों के साथ घुलने मिलने लगी, किताबों में टाइम पास करने लगी। वो जब दोस्तों के बीच में मटरगश्ती करती थी, जोर जोर से हंसती थी, तो उसकी हंसी की गूंज किसी के दिल को दस्तक दे रही थी। वो दस्तक किसी को काफ़ी देर तक उसको उस पल में घुमा दिया था। कोई तो था जो मधु के प्यार में पड़ रहा था। अदाई भी है, नज़ाकत भी है मेरे महबूब में, ये दीवानापन, ये जालिम अदा, शरारत भी है मेरे महबूब में। अब आप
सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता चला। एक्चुअली उस दिन लाइब्रेरी में मधु ने मुझे टेबल पे रखते हुए कोई दूसरी किताब पढ़ रही थी, तब मैंने देखा रोशन उसको एकटक नज़र से देख रहा था और मैं रोशन को देख रही थी। वो बड़े बेशुमार निहार रहा था मधु को। ओके, वो पिछले 2 साल से मधु को बेहद चाहता था, पर दोस्ती खत्म ना हो जाए, दोस्ती बिगड़ ना जाए, इस वजह से उसने कभी अपने प्यार का जिक्र नहीं किया, पर फिक्र ज़रूर जताया। जैसे फिक्र था कि उसको कॉलेज के बाद आधे रास्ते तक घर छोड़ना, उसका हाथ थाम के रास्ता क्रॉस करवाना, लेट हो जाए तो उसको घर तक पहुंचाना। इतना ही नहीं, वो मधु के मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के डेट्स भी याद रखता था, और जब डेट्स आसपास हो, नज़दीक हो, तो अपने बैग में सैनिटरी पैड्स और उसके लिए चॉकलेट्स भी रखता था। बड़ा क्यूट था ना ये। हाँ, रोशन काफ़ी क्यूट था, और कितनी ही बार उसने सोचा कि वो मधु के लिए अपना प्यार का इजहार कर दे। एक बार तो उसने कोशिश भी की थी। उसने मधु के बैग से मुझे चुरा लिया, मेरा पन्ना खोला, एक लाल गुलाब रखा और एक बेनाम सा इजहार वाला खत रखा, और चुपके से वापस उसे बैग में रख दिया। मधु ने देखा उसे, पढ़ा खत, और उस खत को, उस गुलाब को डस्टबिन में फेंक दिया। इस डस्टबिन के साथ साथ वो लाल गुलाब, वो बेनाम इजहार वाला खत, और रोशन बेचारा डस्टबिन में चले गए। ये सोचते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि रोशन यही सोचता होगा कि मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो पल के बिछाऊं, कदम तुम जा रखो, ज़मीं को आसमां बनाओ, सितारों से सजाओ, अगर तुम कहो। रोशन बहुत कोशिश करता था हर छोटे छोटे पल में मधु से इजहार करने का। अब ये होते होते ये उनका आखिरी साल था, या यूँ कह लो कुछ आखिरी महीने थे जो उनके कॉलेज में थे। अब कॉलेज खत्म ही होने वाला था, तो पूरे ग्रुप ने सोचा कि चलो इस बार एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करते। पर पता इसके बाद हम मिले ना मिले, या समय हमें मिलने ना दे, तो रोशन ने ज़बरदस्ती करके मधु को अपने साथ डांस में पार्टिसिपेट करवाया। दोनों सोलो डांस, दोनों ग्रुप परफॉर्मेंस, दोनों कपल डांस में पार्टिसिपेट किए। रिहर्सल्स के दौरान दोनों काफ़ी करीब आ गए। जैसे जैसे करीब आने लग गए, रोशन के साथ मधु एंजॉय तो करती थी, पर उसका साथ नहीं पाना चाहती थी। उसका वो हादसा, वो डर उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। कई बार सोचा कि रोशन को बता दूं कि रुक जा भाई, नहीं हो सकता, पर वो नहीं बोल पाई, और उसके साथ वो एंजॉय करती थी। एक दिन ऐसा हुआ जब रिहर्सल्स परफॉर्म करने वाले थे, जब ग्रीन रूम से मधु बाहर निकली, तो उसको देखते ही कहा, भाई तुम्हारी सादगी हमें पसंद थी, पर आपकी सुंदरता ने हमें मन मोह लिया है। सोच रहा हूँ कैद कर लूँ तुम्हें इस पल में। लेकिन मधु ने बस ऐसे ही कहा, क्या मुझे कुछ समझ नहीं आया, या यूँ कह लो कि मधु से समझना नहीं चाहती थी। ओके, तो ये बोलते ही रोशन ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समझाता हूँ, और उसने साफ शब्दों में अपने प्यार का इजहार कर दिया। मधु ने ये सब सोच के कुछ नहीं कहा, वो अंदर से डर गई थी। क्या पता कि रोशन मुझे एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। मेरे हादसे का जो भी काला असर है, जो भी डर है, वो मेरे अंदर से निकाल पाएगा कि नहीं निकाल पाएगा। अगले दिन वो कॉलेज में मिले, और जब मिले तो रोशन उसके सामने आके बैठा, तो मधु ने कहा कि सुनो ना, मेरा पास्ट काफ़ी डार्क है, तुम शायद समझ ना पाओ। तो रोशन ने उसकी आंखों में देख के कहा, कोई बात नहीं, मुझे जैसी भी हो तुम पसंद हो। तुम क्या, मेरी मम्मी को भी तुम पसंद हो। मम्मी मेरी, तुम्हारी क्या? बोलते हाँ, अब तक की कहानी जितनी भी है, मैंने मेरी मम्मी को सब कुछ बता रखा है, और इनफैक्ट मेरी मम्मी तुमसे मिलना चाहती है, वो भी तुम्हें पसंद करती है। ये सोचते ही मधु समझाने की कोशिश कर रही थी, भाई प्लीज रोशन रुक जा, समझ जा, मुझे सुनने की तो कोशिश कर पा रही, पर रोशन नहीं माना। उसका हाथ थाम के उसका अपने घर ले चला गया। जैसे घर पहुंची मधु ने वो पल देखा, उसके लिए वो प्यार देखा उस घर में, बड़ी खुश हो गई, और उसका वो जो डर था वो धुंधला पड़ गया। वो डर से बाहर निकल गई, तो वो इतनी खुश थी। जिस दिन वो घर गई शाम को जाके, उसने बस सोचा कि चलो इस बार ये जिंदगी फिर से शुरू करते हैं। कोई तो है जो मुझे समझता है, कोई तो परिवार है जो मुझे अपनाएगा। और वो घर जाके पर एक निर्णय भी लिया कि शुरुआत करने से पहले मैं पूरा हादसा रोशन को बता दूंगी।
और अगले दिन बेंच के पार्क के बेंच पे मिले। अगले दिन वो पार्क के बेंच में मिले। रोशन थोड़ा एक्साइटेड था और मधु उतनी ही सहमी सी थी। उसने रोशन का हाथ पकड़ा और आंखें बंद करके वो पूरा हादसा, वो पूरी दास्तान रोते हुए सुना दी। क्या हुआ, कैसे हुआ, वो डर उसके सामने रख दिया। जैसे आंखें खोली तो रोशन ने बस उसको गुस्से की नज़र से देखा। वो बिना कुछ कहे वहाँ से उठा और वहाँ से चला गया। मधु सोच रही कि अचानक से क्या हो गया, ये रोशन का गुस्सा किस चीज़ के लिए है? क्या ये गुस्सा उसके लिए है? क्या ये गुस्सा उस पल के लिए है, वो हादसे के लिए है, वो सर के लिए जिसने उसके साथ वो गलत काम किया था, वो ज़बरदस्ती की थी? वो समझ नहीं पाए। उस शाम दोनों ने बात नहीं किया। अगले दिन मधु रोशन का इंतजार कर रही थी, कॉलेज में घूम रही थी, उसे ढूंढ रही थी, पर रोशन मिला नहीं। फिर ढूंढते उसको कॉलेज के कैंपस के बीच में मिली। जैसे ही मिला वो रोशन को चला, रोशन सुनो। रोशन उसे देखते ही भागना शुरू कर दिया। जैसे ही वो उसके सामने गई और आके खड़े हो गए। क्या हुआ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? ऐसा क्या किया मैंने? तो मधु को झटके देख के रोशन ने कहा, तुमसे दूर रहने में ही भलाई है मेरी। क्या हम जाने कैसे कैसे लोगों के साथ तुम्हारा कैसा कैसा रिश्ता होगा। तुम जैसे हंस हंस के बात करती हो ना, तुम जैसे फिट कपड़े पहनती हो ना, इस वजह से ही तुम्हारे साथ ये हादसा हुआ होगा। क्या? मेरी वजह से? तुम क्या, मैं क्या, मेरी मम्मी भी मानती है कि तुम्हारे पहनावे के वजह से ही तुम्हारे साथ वो हादसा हुआ है और तुम ही इसके जिम्मेदार हो। मधु ये सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। मेरी वजह से हुआ है, मेरे पहनावे के वजह से हुआ है, कि वो हादसा जो हुआ है वो मेरे वजह से हुआ है, मेरे पहनावे के वजह से हुआ। वो गुस्से में आ गई, उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने गुस्से में कहा रोशन से, तुम क्या, मैं तुम्हें छोड़ती हूँ। अच्छा हुआ कि तुमने अपनी सच मेरे सामने रख दिया। अच्छा हुआ कि तुमने मुझे बता दिया कि तुम ये सोचते हो मेरे बारे में कि जो मेरे साथ हुआ है वो मेरे पहनावे की वजह से हुआ है। चलो मानती हूँ ये मेरी गलती है कि मैं जीन्स पहनती हूँ। चलो मानती हूँ कि मेरी गलती, मैं जीन्स पहनती हूँ। चलो उसका न्याय करना जो बुर्का पहन के निकलती है, उसके लिए इंसाफ देना जो पूरे वस्त्र में साड़ी पहन के निकलती है, उसके लिए भी न्याय करना जो स्कूल यूनिफॉर्म में होती है। उनके साथ भी तो याद से हुए थे, क्या वो थे? ये सोच, ये समझ से तुम्हारी सोच में, ये जो भी है ये तुम्हारी सोच में है। तुमने ये मन बना रखा है या समाज की गलती है कि किसी लड़की को उसके कपड़ों से उसका चरित्र नाप लेते हैं। चलो मान लिया कि ये मेरी गलती है, मैं तुम्हें छोड़ती हूँ इस पल में, इस वक्त तुम मेरे लायक नहीं हो। मैंने ही उम्मीद लगा ली थी कि शायद तुम मेरी जिंदगी में कोई नए सवेरा बन के आओगे। तुमने कल तक जो मुझसे वादे किए थे, पिछले 2 साल से कल तक जो तुमने मुझसे वादे किए थे कि हम साथ रहेंगे, साथ निभाएंगे, तुम तो पहले कदम पे ही मुकर गए हो। अब क्या वादे निभाओगे? मैं छोड़ती हूँ तुम्हें इस पल में, इसी वक्त से। रोशन उसे ही देख रहा था। मधु पलटी, अपना पीठ घुमाते हुए वहां से चली गई। जाते हुए वो अपना गुरूर, अपना स्वाभिमान, अपना आत्मसम्मान लेते ही वहां से निकल गई। ए जिंदगी गले लगा ले, ए जिंदगी गले लगा ले, हमने तो तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना? ए जिंदगी गले लगा ले। थैंक यू।